जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मेरे जहन में होता रहा था कि अच्छा, इसकी वर्थ जो है स्कॉलरशिप की 1 करोड़ रुपया है। तो क्या मैं डॉक्यूमेंट इस वैल्यू का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये मुझे 1 करोड़ रुपया दें इसके बदले में। तो जो एक एक पॉइंट पे मैंने कितने दिन लगाता रहा, हर बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ी मेरे ख्याल से लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है, व्यूअर्स के लिए जो कि एसआई का स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं कि आपने मेहनत किस तरीके से करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल, हम हैं स्टील इन्फ्लुएंसर्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान असलम। ये वेटनरी डॉक्टर हैं, इनका एसएलयू के अंदर एडमिशन हुआ है, मास्टर प्रोग्राम एनिमल साइंसेज से रिलेटेड। आज हम इनके साथ गपशप करेंगे और इनकी ख़ास बात एडमिशन की इस साल ये है कि इनको स्वीडिश इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप भी मिला है और हमारा मेन एम भी यही है कि हम इनसे सीखें कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई किया जाता है, किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो वेलकम डॉक्टर अदनान असलम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ऑसम। थोड़ा सा तारुफ तो मैंने आप पे करवा दिया, अगर काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें व्यूअर्स के लिए। जी, मैंने 2013 में डीवीएम किया था, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। और तब से अब तक तकरीबन 8 साल हो गए हैं मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री में। और 2 साल पहले मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी स्कॉलरशिप के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मेरी सिलेक्शन हुई है। तो इस साल मैं स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ज्वाइन करूँगा। राइट। आपने पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन ली उसके बाद शायद आपका प्रोफेशनल वर्क का भी एक्सपीरियंस है, उसके मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि वो कितने साल का है और उसकी क्या डिटेल्स हैं? ये मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का है। तो ये टोटली पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्म पे काम किया है, उसके अलावा फील्ड में काम किया है। और इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं फार्मर्स को, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। हम्म, जबरदस्त। अच्छा, तो आपका देखें एजुकेशन के अंदर 8 साल का गैप है जो कि अच्छा खासा गैप है। बाज़ का लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारा एडमिशन हो जाएगा अगर हमारा 5 साल का गैप है या 6 साल का गैप है। तो बेसिकली अगर आप अपने गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकें तो एडमिशन हो जाता है। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपका अपनी डिग्री से रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिला इस वजह से है कि मुझे एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, जो मेरी प्रीवियस डिग्री के साथ भी मैच करता है और मेरी फ्यूचर डिग्री के साथ भी मैच करता है और मेरे करियर गोल्स के साथ भी मैच करता है। तो इसकी वर्थ है। इनफैक्ट जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो अब डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ स्कॉलरशिप हैं, उनकी एज रिक्वायरमेंट होती है कि मास्टर प्रोग्राम के लिए 30 अबव ना हो, पीएचडी के लिए 35 प्लस अबव ना हो। तो ऐसा ही स्कॉलरशिप की ये एक यूनिक पॉइंट है कि वो कहते हैं कि गैप हो, एक्सपीरियंस हो। तो ये जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये एक अच्छी चीज है, जो लोग मतलब जॉब कर रहे हैं, जिनका गैप है और जिनका एक्सपीरियंस है, वो अगर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे आइडियल स्कॉलरशिप जो है वो ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट का है। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए होता है। तो जी अगर बिल्कुल। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआई स्कॉलरशिप के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो कितना होता है और उस वर्क एक्सपीरियंस में खास तौर पर वो किन किन चीज़ों को जो है जज करते हैं? वर्क एक्सपीरियंस आपका मिनिमम जो रिक्वायर करते हैं वो है 3000 आवर्स का। हम्म। और उसमें ज्यादा फोकस उनका है कि आपका लीडरशिप रोल कितना है उसमें। आपने कोई टीम को लीड किया है या कोई प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं, तो लीडरशिप रोल को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उससे ज़्यादा फोकस करते हैं। बल्कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 पेजेस का होता है। मतलब एक में वो आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, दूसरे में वो लीडरशिप एक्सपीरियंस मांगते हैं, इस वर्क एक्सपीरियंस में आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस कितना है। तो वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए स्कॉलरशिप है। तो जब मेन इसका जो टाइटल लाइन ही प्रोफेशनल्स हैं, तो वो डेफिनेटली एक चीज़ ज़्यादा मैटर करती है इसमें। इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि जब मैंने अपना शुरू किया स्कॉलरशिप के लिए, तो पहले मेरी प्रायोरिटी थी, जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान की जो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। तो मेरा पहले टारगेट यही था कि मैं पीएचडी में अप्लाई करूं। और मैंने अपना ये जो सारा टाइम है, ये मैं ऑलमोस्ट पीएचडी के लिए ही ट्राई करता रहा। उसमें मुझे पता चला कि इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए।
तो वो पहले मेरे पास नहीं था। आल्दो मैंने R&D फार्म पे काम किया था, लेकिन वो सारी एक कमर्शियल रिसर्च थी और उसकी पब्लिकेशन ही थी, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं था। तो उसके लिए फिर मैंने इंडिपेंडेंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, अपने एक्सपेंस पे वो एग्जीक्यूट किया। उसमें सारे मैंने सैंपल्स डाटा दिया, वो लिखा, सबमिट करवाया। लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए वो ये रिक्वायर्ड नहीं था। ना यूनिवर्सिटी ने, ना स्कॉलरशिप ने किसी डॉक्यूमेंट में रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और ना ये स्कॉलरशिप लेने के लिए मैंने किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया कि मेरी कोई पब्लिकेशन है या मैंने रिसर्च की हुई है। तो ये टोटली आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका जो सोशल एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। ना तो इसमें मेरे ख्याल में आपके ग्रेड्स मैटर करती हैं इतना ज़्यादा, ना आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मैटर करता है। ज़्यादा चीज़ें ये मैटर करती हैं इसमें। ऑसम। तो मेनली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और उसके अंदर लीडरशिप का एक्सपीरियंस और टोटल जो जॉब एक्सपीरियंस आपका 3000 आवर्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत प्रिसाइज हैं, मतलब वो आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिए कि हमें इस बात का जवाब चाहिए। रैंडम नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी आप लिख के दे दें। वो बड़ा प्रिसाइजली डॉक्यूमेंट उन्होंने वो बनाए हुए हैं, आपने वो फिल करने हैं या करवाने हैं। अगर रेफरेंस लेटर है तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करवाना है, CV है तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो वो बड़े प्रिसाइज डॉक्यूमेंट है, और उसमें वो फोकस करते हैं जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको। तो फॉर्चुनेटली जो पहले 3 गोल्स हैं वो मेरे डिग्री के साथ भी रिलेटेड थे, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी रिलेटेड थे, और मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ भी रिलेटेड थे, जो कि जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। तो क्योंकि मैं फूड एनिमल्स पे काम कर रहा था, फूड के साथ मेरा लिंक था, फूड चेन के साथ था, तो ये तीनों गोल्स जो हैं वो उसमें जो है आप कर सकते हैं एडजस्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ग्रेड्स का क्या रोल है इसके अंदर? ग्रेड्स मेरे कोई ना तो बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, मेरी CGPA 3.46, तो एवरेज ग्रेड्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतना इन्होंने मैटर नहीं किया सिलेक्शन में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर इसकी जो प्रिपरेशन है वो इस पे मैंने टाइम बहुत लगाया। मैंने दूसरे स्कॉलरशिप पे भी ट्राई किया, लेकिन इस पे मैंने अपना बेस्ट दिया। मतलब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने वेट नहीं किया कि मेरी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आती है तो फिर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाता हूँ। तो मैंने अप्लाई करने के फौरन बाद स्कॉलरशिप के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने 2 माह लगाए, दिन रात एक किया इस पे। और इसमें क्योंकि फॉर्मेट उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए थे कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो मैंने जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स थे उनको थॉरोली स्टडी किया। सिर्फ ये कि नहीं उनकी हेडिंग पढ़ ली, उस पर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उस पर मैंने वीडियोस देखी, मैंने बहुत टाइम लगाया, एक एक गोल को मैंने अंडरस्टैंड किया कि इसमें क्या चीज़ है। और फिर मैं साथ साथ नोट्स बनाता रहा कि ये मैं किस तरह लिंक कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ और अपने फ्यूचर गोल्स के साथ। तो एक एक पॉइंट पे मैंने कितने दिन लगाता रहा, हर गोल, एक गोल पकड़ा उसे 2-3 दिन स्टडी किया, अगला गोल पकड़ा उसे 2-3 दिन स्टडी किया, फिर देखा कि बेस्ट मैच मेरे साथ कौन सा कर रहा है और इसमें कौन से पॉइंट जो है वो मेरे साथ कोरिलेट करते हैं, तो उनको मैंने लिखा, उसके मुताबिक फिर मैंने डॉक्यूमेंट बनाए। तो 2 माह मैंने लगाए और टोटल, और अपना बेस्ट दिया। वो एक फिर बंदे को गट फीलिंग होती है। मैं इससे पहले बड़े स्कॉलरशिप से अप्लाई किया, लेकिन साथ साथ मैं आगे करता रहा। लेकिन जब मैंने SI पे अप्लाई किया और इतना टाइम लगाया, इतनी एफर्ट की, इतना डीपली स्टडी किया हर चीज को, तो उसके बाद मैंने, अब मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि बस अब इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने जब SI का अप्लाई किया, मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ गया मैंने किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं किया, कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि अपना बेस्ट दिया है। जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मेरे जहन में होता रहा था कि अच्छा इसकी वर्थ जो है स्कॉलरशिप की 1 करोड़ रुपया है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट इस वैल्यू का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये मुझे 1 करोड़ रुपया दें इसके बदले में। तो जो भी मैं काम करता था मैं रिवार्ड जहन में रखता था कि इसका रिवार्ड ये है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं एफर्ट करता था। तो वो फिर काम में बड़ी खूबसूरती आ जाती थी जब रिवार्ड आपके जहन में हो कि यार इसका रिवार्ड थोड़ा नहीं है, इसका रिवार्ड बहुत ज्यादा है, तो इस पर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। तो वो मैंने पूरी एफर्ट की, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुआ। ऑसम, ऑसम। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ी मेरे ख्याल से लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है, व्यूअर्स के लिए जो कि SI का स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, कि आपने मेहनत किस तरीके से करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और व्यूअर्स हाँ जी। इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, उनके मुतालिक हमने अपने चैनल के ऊपर 2 ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। और एक वीडियो है, हमने यूनाइटेड नेशंस के एक ऑफिसर हैं इधर स्विट्जरलैंड के अंदर,
उनके साथ मैंने सेशन किया था, तो उनसे हमने समझने की कोशिश की थी कि ये गोल्स क्या हैं और क्यों हैं और उनकी डिटेल्स। उसके अलावा ये बहुत, जी, और इसके क्योंकि CV हो चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी मेंशन करते हैं, आप अपनी एजुकेशन मेंशन करते हैं, वो आगे एक ड्रॉप डाउन है कि ये किस गोल के साथ आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है। आप कोई हाँ, एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, उसमें साथ ड्रॉप डाउन है कि ये किस गोल के साथ आपका एक्सपीरियंस मैच करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन के लिए, इसे आप डीपली हाँ, स्टडी करें। ये जी, सुपरफिशियल ना देखें, सिर्फ हेडिंग ना पढ़ें, आप इन्हें स्टडी करें, समझें स्टडी ये करें। है क्या, यस, फिर एप्लीकेशन को लिंक करें इन चीजों के साथ, इंशाल्लाह आपका लाजमी हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब क्योंकि मेरा था फूड एनिमल्स के साथ काम, हम्म, कोविड आया, हमारी टोटल इंडस्ट्री डिपेंड करती है इंपोर्टेड मटेरियल्स के ऊपर। तो अब कोविड में सोशल एक्टिविटीज नहीं थी, शादी वगैरह नहीं हो रही थी, सोशल गैदरिंग नहीं हो रही थी, उसके बावजूद चिकन का रेट जो है ना वो हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट गया, किसी गैदरिंग के बगैर, किसी सोशल एक्टिविटी के बगैर। वजह क्या थी कि हमारी हर चीज इंपोर्ट हो रही थी। अब सस्टेनेबिलिटी जो है वो स्वीडन की एक आइडेंटिटी है दुनिया के अंदर। तो मैंने फिर इस चीज का फोकस किया कि मैं अपने कंट्री को सस्टेनेबल करना चाहता हूँ कि इस तरह क्राइसिस में हमारे यहाँ चीजों की शॉर्टेज ना हो, हम अल्टरनेट रिसोर्सेज पे जाएं, हम सेल्फ सफिशिएंट हों, और मेरा कंट्री जो है ये सफर ना करे ऐसे मामला में फ्यूचर में। तो मैंने इस चीज के साथ लिंक किया वो, क्योंकि एक नीड ऑफ द आवर थी और वो गोल्स के साथ भी मैच कर रही थी, तो वो एक बड़ा अच्छा उसमें हो गया। जबरदस्त। तो आपने प्रैक्टिकल जो है ना अपने वर्क को रिलेट कर लिया अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आगाही से मुतल्लिक मैं बता रहा था कि हमने 2 वीडियोस इस चैनल के ऊपर रखी हुई हैं। पहली का मैंने बता दिया, दूसरी पाकिस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं आबद सुलैरी, शायद आपने नाम उनका सुना हो। उनका भी एक अदारा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुतल्लिक है, तो हमने उनको इनवाइट किया था। तो ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है कि ये जो गोल्स हैं इनको पढ़ना किस तरीके से है कि टॉप के 4 गोल्स बाकी गोल्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एनीवेज उसके ऊपर हमें जो है ना, जिस तरह अदनान असलम साहब ने भी हमें बताया कि काफ़ी टाइम लगाना चाहिए उनको पढ़ने के लिए, के साथ साथ उनको समझने के साथ साथ उनको रिलेट करने के साथ साथ कि आपकी जो पहले एजुकेशन है और मौजूदा जो काम है और फ्यूचर की जो आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं उनके साथ आपका क्या तल्लुक बनता है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है एसआई के एवेलुएटर की नज़र में। तो अगेन वो मुझे वो वीडियो मेरे ज़हन में अभी आ रही है कि जो प्रोग्राम मैनेजर है एसआई का, उसके साथ भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया था। थी और मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई थी वो, क्योंकि जी, उसके भी मैंने वीडियो देखी, वो 30 मिनट्स की वीडियो थी, मैंने पॉइंट बनाए, उन्होंने बताया कि हम किस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो बड़ी हेल्पफुल वीडियो थी वो। मैंने तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया था कि आप बताएं कि एप्लीकेशन में क्या चीज़ ऐड हो कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल, हाँ वो मैंने देखे, वो पॉइंट मैंने नोट किए, और हम्म, फिर मैंने एप्लीकेशन को उस हिसाब से मॉडिफाई किया अपनी को। जबरदस्त। अच्छा, अब आज आ जाएं, अगर हम जो आप कह रहे हैं कि जो एसआई स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके आपने आंसर देने हैं। एक तो ये गोल्स की हमने बात कर ली, इसके अलावा किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। इसके अलावा आपका लीडरशिप रोल है, और हम्म, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए आप क्या कर रही हैं, दूसरों के लिए क्या कर रही हैं। वो हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो वो आपने उसको रिलेट करना है उस चीज़ों के साथ, वो मेंशन करना और उन पे एम्फेसिस करना है कि हम्म, मैं जो कुछ हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ या जो कुछ करूँगा वो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, वो दुनिया की वेलफेयर के लिए है, दुनिया की बेहतरी के लिए है, और वर्ल्ड को बेटर करने के लिए एक उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ हम्म, इसके बेनिफिट्स मेरी ज़ात तक नहीं होंगे। हम्म, जबरदस्त, जबरदस्त। तो इसके अलावा जो मैंने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ना किया हो कि जिससे लोगों को गाइडेंस मिल सके एसआई के स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए, किन किन चीज़ों के ऊपर खास गौर करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो है इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आगे सिंपल नहीं है, उसमें चीज़ों को आपको बड़ा डीपली देखना पड़ता है। तो आप डॉक्यूमेंट लें, उसको स्टडी करें, और मेरा तरीका ये था कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, मैं फार्म विजिट करने जाता था, तो वो मैं पॉइंट बना के रख लेता था। अब ट्रैवल कर रहा हूँ, 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है, 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, वो मैं पढ़ता था और सोचता था कि इसका मैं बेस्ट आंसर क्या दे सकता हूँ। तो वो मैं टाइम अपना इस तरह यूटिलाइज करता था और उसमें बड़े अच्छे आइडियाज आते थे फिर।
वो मैं साथ-साथ या नोट डाउन कर लेता था या वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता था, जो आइडियाज़ आते जाते थे, उन्हें फिर मैं उस तरह कर लेता था। तो हर डॉक्यूमेंट पे फ़ोकस करें, हर डॉक्यूमेंट की मेरे ख़्याल में इक्वल इम्पोर्टेंस है, मैंने सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। ये नहीं कि सारा फ़ोकस मैंने अपना जो है वो मोटिवेशन लेटर पे किया हो, नहीं इस तरह नहीं है। हर डॉक्यूमेंट को मैंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। जबरदस्त, जबरदस्त। चलिए अब एंड पे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब कि आपने जो हमारा थिंक ग्लोबल का चैनल है उसके ऊपर कंटेंट को रिव्यू किया, उसको उससे फ़ायदा उठाया, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बिल्कुल। हो सकता है वहाँ पर भी आपने कुछ फ़ायदा उठाया हो। अगर आप जी, बिल्कुल। व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि किस किस तरीके से थिंक ग्लोबल के चैनल ने आपको हेल्प की एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए। मेन पॉइंट जो आपकी वीडियो थी स्कॉलरशिप के हवाले से, और उसमें एसआई के ही आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, वो बड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई, उसके बाद इस पे रूटीन में कंटेंट आ रहा है जो ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अब पैकिंग है या उधर कौन-सी चीज़ें आपने साथ लेके आनी है, एनवायरनमेंट किस तरह का है, वो मतलब हर चीज़ अप टू डेट वक़्त की ज़रूरत के साथ-साथ, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे साथ-साथ मिल रही है। तो हर चीज़ मुझे साथ-साथ मैं अपडेट हो रहा हूँ, तो बड़ा यूज़फुल चैनल है, आप लोग लाज़मी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपका आने का प्रोग्राम है, इसके नोटिफ़िकेशन को एक्टिवेट करें, क्योंकि इसकी वीडियोज़ होती हैं। जैसे आज वो डॉक्टर साहब ने वीडियो अपडेट की थी, बड़े दिनों से एक बात चल रही थी कि आप कोपेनहेगन से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। उन्होंने एयरपोर्ट पे खड़े होके बताया कि आप आ सकते हैं। तो वो आपको वक़्त के साथ-साथ जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो साथ-साथ मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो लाज़मी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदनान साहब, आज के लिए इतना ही था। व्यूअर्स आपका भी देखने का शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।